हाँ तो बच्चों, अपना आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अगर ये समझ आ गया तो आने वाले अगले टॉपिक सभी समझ आ जाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आए। मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, ओनली कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो उस ओनली कैपेसिटर के कनेक्ट होने से किस तरीके से उसकी ईएमएफ इक्वेशन, क्या उसकी करंट इक्वेशन, क्या फेज डिफरेंस, क्या अपोजिशन टू करंट, क्या वेव डायग्राम, क्या फेजर डायग्राम, सारी की सारी कंडीशन मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हमने किसी भी एक्सटर्नल ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये यहां पर हमने मान लीजिए इसको किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, ऐसे ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। अब अगर मान लीजिए हमने किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया, तो इसके कनेक्ट करने के बाद ध्यान से सुनना, इसे कनेक्ट करने के बाद यहां से करंट फ्लो होता है आई, और ये जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट कब आएगा, तब इसके पास ईएमएफ होगा। तो पहला तो अपना सर्किट डायग्राम बन गया। अब मैं यहां पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करता हूं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बच्चों यहां पे, तो वो होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हुआ जो यहां पे कनेक्टेड है। अब करंट हमें कैलकुलेट करना हो तो करंट फिर से हम लोग रेजिस्टर और इंडक्टर वाला खेल नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जहां पे C भी आता हो, यानी कि कैपेसिटर भी आता हो और करंट की बात भी होती हो। तो उसके लिए हमने सोचा कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट करना है तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट की कैलकुलेशन कैसे होगी समझते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था Q इज इक्वल टू CV। याद है ये, क्योंकि इस Q के अंदर करंट छिपा है और CV तो इसका मतलब क्या, बेसिकली CE। V को हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, E लेके चल रहे हैं, तो मुझे इसको लिखना चाहिए CE। अब अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि dQ/dt बना दूं, तो ये क्या है, यही तो है करंट dQ/dt। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू d/dt। मुझे इधर भी करना पड़ेगा, ऑलराइट। और यहां पर C तो है ही, प्लस में इस E की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो इस E की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, E की वैल्यू पुट करूंगा E नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों आपको समझ आ रही होगी पूरी की पूरी कहानी, है ना। बस मैंने कुछ नहीं किया, यहां से ये मैंने चाल चली Q इज इक्वल टू CV से, उसके बाद पूरा डेटा मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट किया नहीं, डिफरेंशिएट करना है उसे। तो dQ/dt तो क्या बन गया, ये तो मेरे पास I हो गया, लेकिन यहां से कांस्टेंट कौन आया, C भी कांस्टेंट है क्योंकि डिवाइस है, और ये E नॉट भी एक पीक वैल्यू है, तो C E नॉट तो यहां से कॉमन आ गया। और इस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आया क्या, कॉस ओमेगा टी। और अब ये ओमेगा टी फंक्शन है, तो इस ओमेगा टी करेंगे तो साथ में क्या आया, एक ओमेगा भी। कहने का मतलब ये कि यहां से मुझे करंट की इक्वेशन मिलती है, वो करंट की इक्वेशन मिली बच्चों I इज इक्वल टू C ओमेगा E नॉट, C ओमेगा को मैं आगे ले आया, E नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। लेकिन फिर से वही बात कि ये कॉस ओमेगा टी हमें पसंद नहीं, वजह उसकी क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे साइन वहाँ पे कॉस, फंक्शन डिफरेंस, ले कॉस को कन्वर्ट कर लेते हम लोग साइन में। तो यहाँ से आपको मालूम है एक रिलेशन की कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। अरे सर आप अब लोचा कर रहे हो, आपने कुछ देर पहले माइनस लिया था, तो हाँ माइनस भी होता है, 90 माइनस थीटा भी और 90 प्लस थीटा भी, बट हम यहाँ पर प्लस थीटा लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे प्लस लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि हम यहाँ पे प्लस क्यों लेंगे। I इज इक्वल टू C ओमेगा E नॉट साइन 90 प्लस थीटा π/2 प्लस ओमेगा टी। इसको लेने की वजह ये है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ से साइन के साथ ओमेगा टी को क्या चाहते हैं, प्लस। क्यों, क्योंकि साइन के साथ ओमेगा टी क्या है, प्लस में है। तब हमारे पास वहां ऑप्शन है कि आप थीटा को प्लस ले सकते हैं, तो क्यों ना हम प्लस लें, ताकि हमें कंपैरिजन में आसानी हो। सर फिर आपने लास्ट वाले में माइनस क्यों लिया, लास्ट वाले माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक बाहर माइनस का साइन है और वो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिया था लास्ट टाइम माइनस, और इस बार क्या लिया मैंने प्लस। बस कंपैरिजन की बात है, इसलिए मैंने इसे पूछ किया है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू C ओमेगा को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यार, E नॉट बाय 1/C ओमेगा।
एक ही तो बात है, सी ओमेगा ऊपर चला गया। इसकी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इस करंट के साथ कोई रिलेशन बना पाऊँ। तो मैंने इस सी ओमेगा क्या कर दिया, 1/सी ओमेगा, तो सी ओमेगा ऊपर जाकर सेम वही रिलेशन है, प्लस में इसके साथ क्या रहेगा, ये साइन ओमेगा टी को मैं आगे ले आता हूँ, ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है यहां तक सबको, है ना। हाँ, तो अब यहां से अगर मुझे मैक्सिमम करंट करना हो तो फॉर मैक्सिमम करंट, अगर करंट को मैक्सिमम करना चाहेंगे तो यहां से क्या होगा, मुझे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को मैक्स करना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। अगर ये 1 हो गया तो मेरे पास आई मैक्स की वैल्यू आ गई, कहने का मतलब आई नॉट की वैल्यू आ गई, कहने का मतलब ये अगर 1 हो गया तो क्या आया, E0/1/C ओमेगा। बच्चों अब इसको मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब आप समझ गए होंगे, अब समझदार हो गए कि कैसे कैसे हम लोगों को प्रीवियस जो डेरिवेशंस थे उनसे कैसे हमें आगे प्रोसीजर करना, आगे प्रोसीड करना है। तो I0 = E0/1 ओमेगा, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर आफ्टर इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, यानी कि इस पूरे को मैं क्या बना दूंगा, I0 आफ्टर पुटिंग वैल्यूज। तो ये इक्वेशन क्या हो गया मेरे पास, ये इक्वेशन हो गया I ये पूरा क्या आ गया अपने पास, E0/1/C ओमेगा I0, और साथ में क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, राइट। और ये अपने पास किस इक्वेशन हो गई, ये पहला तो अपना सर्किट डायग्राम था, दूसरा अपना ये आपको पेपर में नहीं लिखना भाई 1 2 ना, यहां पर ये अपना तीसरा क्या, ये तीसरा आपको करंट की इक्वेशन, ये अपने डिस्कस कर ली। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। देखो यहाँ पर प्लस π/2 है, इसका मतलब करंट इस ईएमएफ को लीड कर रहा है, ईएमएफ से π/2 आगे चल रहा है, प्लस है, ओमेगा टी के बाद भी प्लस है, ये बढ़ोतरी में है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर ये ऐसा है तो आप ध्यान से सुनना, अब यहाँ से सुनना, आपकी यहाँ से करंट की इक्वेशन ये बनी, तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, E और I के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो अगेन बिल्कुल सेम बात है, π/2 ही है फेज डिफरेंस। तो भाई फेज का डिफरेंस कितना है, π/2 है, बट अब की बात डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट ये होगा कि कौन आगे कौन पीछे वाली चेंज आ गई बात में, है ना। यहां से कौन आगे चल रहा है, तो अब की बार करंट लीड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, यहाँ पे मैंने लिखा करंट I लीड्स E, या फिर आप लिखेंगे E लैग्स I, वो उसका पीछा कर रहा है, राइट। तो यहां से हमारे पास EMF फेज डिफरेंस की हमने बात कर ली। अब हम लोग इस नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है अपना अपोजिशन टू करंट। फेज डिफरेंस के बाद क्या आता है अपना अपोजिशन टू करंट। तो अगर मैं यहाँ पर अपोजिशन टू करंट की बात करूंगा, बच्चों, तो अपोजिशन टू करंट में ध्यान देना मेरी बात, अपोजिशन टू करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हमेशा E0/I0 से निकालते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, यहाँ से E0/I0 कर दिया। बच्चों E0/I0 अगर हमने कर दिया, ध्यान दें, तो अब E0/I0 कहाँ से निकाले, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। E0/I0 इज इक्वल टू व्हाट, 1/C ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, और दैट इज इक्वल टू XC। उसको हमने क्या बोल लिया, XC, ऑपोजिशन टू करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर। और इस XC का नाम क्या देते हैं हम लोग, ये XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे लास्ट वाले में क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे ये क्या आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, माइंड इट, अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस ओमेगा पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, रिएक्टेंस बोला गया, क्योंकि ओमेगा कम ज्यादा तो ये इसकी XC की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ध्यान से समझते हैं, अगर इफ की कंडीशन, इफ की सेटिंग करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब DC, देन ओमेगा की वैल्यू अगर 0 यानी कि कम हो गई है तो XC बढ़ गया है, और अगर XC बढ़ा तो ऑपोजिशन इंक्रीज, यानी कि XC इंक्रीज, और रुकावट बढ़ेगी तो फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट करंट क्या हो जाता है यहाँ पे, DC ब्लॉक्ड, DC अलाउड नहीं है फ्लो होने के लिए, DC को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। एक दूसरी इफ की सेटिंग करते हैं, इफ ओमेगा इज मैक्स, मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करूँ तो मैं AC करंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं AC की बात कर रहा हूँ तो ओमेगा बढ़ा, और अगर ओमेगा बढ़ा तो ओमेगा बढ़ने से क्या होगा, ओमेगा बढ़ने से ये जो XC है ये डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XC का डिक्रीमेंट क्या कहलाता है, XC
डिक्रीज और x से डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब ऑपोजिशन नहीं है, खत्म हो गया ऑपोजिशन। इसका मतलब AC अलाउड है, AC को पास होने दिया जाए कैपेसिटर में से। DC को क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, बट AC को क्या कर दिया उसने, अलाउ कर दिया कि AC जा सकता है, DC ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने रिएक्टेंस के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 पे बात करते हैं हम इसकी, सही चल रहा है ना, 4 पे बात करते हैं हम इसकी। और हमने ये सीखा 3, 4 ये है फेज डायग्राम, फेज डिफरेंस बेसिकली, और 5 पे बात करते हैं हम लोग ऑपोजिशन टू करंट की। ये आपको एग्जाम में लिखना, लेकिन आप पॉइंट याद रखना कि हमने क्या क्या लिखा है, क्या क्या छोड़ा है। तो यहाँ से AC आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो AC ब्लॉक हो जाने पर हम लोग कहेंगे कि इस तरह से, ध्यान दें, इस तरह से हम लोग किसको अलाउ करते हैं कैपेसिटर में से, किसको ब्लॉक कर देते हैं, वो हमने सीखा। अब हम लोग इससे अगले वाले पॉइंट पर आ गए हैं, और वो अगले वाला पॉइंट आपका क्या, कि अब हमें फेज डायग्राम और वेव डायग्राम की बात करनी है। पता नहीं आपने लिखा या नहीं लिखा यार, आप साथ साथ लिख लें या फिर पॉज करके लिख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें शायद, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है इसमें, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू, आई थिंक सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी उस साइड की भी। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं वेव डायग्राम की। नंबर 6 पे आता है वो वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में भी आपको बस कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा था, और उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी वेव ड्रॉ कर देनी है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास ऐसे, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है EMF को, ठीक है भाई, T, और ये आपका EMF और करंट दोनों का एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस है। तो ये हमने किसके लिए बनाया, ये वेव बनाई हमने EMF के लिए। अब करंट की हम बात करेंगे, तो कौन चल रहा है करंट इस EMF से आगे चल रहा है। अगर करंट EMF से आगे है तो ये तब 0 था, तब EMF 0 था, तो करंट को कितना होना चाहिए, करंट को π/2 यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए, उससे 90 आगे चलना चाहिए, तभी 0, तो वो मैक्सिमम होगा करंट। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम, तब ये मैक्सिमम, तो वो 0, तब ये मैक्सिमम 0, यानी कि उसके जस्ट उल्टा चलेगा वो। ऑलराइट, तो ये आपके लिए किसके लिए हुआ, करंट के लिए। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ये तब EMF 0 तो उससे आगे होगा, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, वहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसलिए मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, पहले ये ऐसे कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो इससे तो आगे चल रहा है ना, देखो राइट। तो हम इससे इधर जा नहीं रहे, तो यहाँ पे हमने चेक किया, तो इससे इधर करंट और ये आपका EMF। समझ आया होगा आपको कि किस तरह से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये EMF के जो कर्व है, कि जो वेव है, और करंट की जो वेव है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन में है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से रिलेटेड होती हैं। वेव डायग्राम हमने बात किया, वेव डायग्राम इसका इस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये I0। अब हम बात करते हैं कि इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, है ना। फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। इधर मैं इसको हटा के कर देता हूँ। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फिर से फेज का चेक करना है कि कौन कितने फेज में है। तो इसमें π/2 का है फेज डिफरेंस, तो खैर, बट वो कैसे उसको हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे वो समझ लेते हैं। ये अगर y एक्सिस बोला गया और ये अगर x एक्सिस बोला गया, x एंड y, और ये कहा गया कि ये EMF का ω/t फेज पर एक रिप्रेजेंटिंग वेक्टर है ऐसे, तो बताइए करंट का क्या होगा। तो करंट इससे भी आगे चल रहा होगा π/2, यानी कि इससे भी आगे π/2 का मतलब क्या, इधर कहीं, हाँ इधर कहीं, राइट। तो ये ऐसे, और इसको हमने क्या बोल दिया, I0, और ये कितना हो गया, π/2। क्लियर है। तो यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। वेव डायग्राम की बात क्या ड्रॉ कर लिया हमने, फेजर डायग्राम। तो कैपेसिटर की सारी कंडीशन में स्टडी की है, सब बातें मैंने आपको सिखाई है, डीसी ब्लॉक, एसी ब्लॉक, क्या नहीं, क्या अलाउड, सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये सब चीज़ें बड़े ढंग से समझते रहें, ताकि आने वाले जो टॉपिक है उनमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से समझ पाएँ। न्यूमेरिकल्स में कराऊँ या क्वेश्चंस में कराऊँ तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, यानी कि आपको फील हो, मज़ा आए कि हाँ हम लोगों ने टॉपिक को सीखा है। हर एक छोटी बात, हर एक पॉइंट प्लस माइनस बताते हुए मैं आपको चल रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्या, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसका कॉम्बिनेशन होता है LCR का। तो बच्चों ये हमने L, C और R, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को किस तरह से अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ने पर उसके रिएक्टेंस होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, वो सब कुछ सीखा। इससे आगे हम लोग कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और खुश रहिएगा।